जी हाँ दोस्तों, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका संधि का। दोस्तों सभी जानते हैं संधि आपने कई बार पढ़ी भी होगी, कई तरीके से पढ़ी होगी। आज हम आपको ऐसा बताएंगे संधि के बारे में कि संधि आपको आसानी से पहचानना आ जाए, उसका संधि विच्छेद करना आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे संधि के बारे में, बताएंगे कि संधि आखिर क्या है। आप सभी जानते होंगे संधि वर्ण से वर्ण का मेल होने पर उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ण से वर्ण का मेल होने पर उत्पन्न विकार, वह विकार जो है वही संधि कहलाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप इसी प्रश्न को सबसे पहले सेट करेंगे, इस विकल्प को। अगर विकल्प इसके साथ साथ और भी हो और उपयोग सभी आए तो दोनों का विकल्प हो तो उसको करेंगे। लेकिन संधि की सबसे सटीक परिभाषा है वर्ण से वर्ण का मेल होने पर उत्पन्न विकार। तो दोस्तों आप सभी जान गए परिभाषा के बारे में। अब हम देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और सबसे पहले आपको जो बताएंगे वह है स्वर संधि। एक बात और बता दें दोस्तों, इसमें ऐसा भी हो जाता है इसका दूसरा नाम, तो आप जान लीजिए स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि और विसर्ग संधि का वही नाम है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे स्वर संधि से। आज आपको पढ़ाएंगे हम आपको स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधियां जो हमारी हैं उसको कैसे आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं और कैसे उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं या उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वर संधि में आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। स्वर संधि में स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। यह दोस्तों संस्कृत में स्वर संधि के भेद होते हैं 8। वो कौन कौन से हैं वो जान लीजिए आप। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 है अयादि संधि। नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि, नंबर 8 प्रतिभाव संधि। यह दोस्तों 8 संधियां हैं, जिसके क्रम से नाम मैंने बता दिया आपको। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि, छठवां पूर्व संधि और सातवां है पररूप संधि और 8वीं संधि प्रतिभाव संधि। हालांकि इसमें से जो 8वीं संधि है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसके उदाहरण बहुत कम आते भी नहीं, लेकिन नाम आपको जानना चाहिए। उसके बारे में बता देंगे कैसे उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को पकड़ते हैं। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। क्या है दोस्तों? अक सवर्णे दीर्घ। कभी कभी सूत्र पूछे जाते हैं कि यह किस संधि का सूत्र है, तो आप जो है उसको देखते ही पहचान सकते हैं कि यह जो है दीर्घ संधि का सूत्र है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में और हमें इसको विस्तार से नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझना है कि दीर्घ संधि हम कैसे पकड़ेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो आपको पहचानना अगर आ जाए, अगर आसानी से पहचानना आ जाए तो आप जो है इसको कर सकते हो। तो हम आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि क्या है। देखिए, दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान है, आप जान लीजिए, जहां पर
समान स्वर दिखते हैं, जहां पर समान स्वर आते हैं वह दीर्घ संधि कहलाती है। यह पकड़ जो है आपकी होगी संधि विच्छेद के रूप में अगर दिया जाए तो, जैसे दिया गया है आपका विद्याधन आलिया। क्या जगह दोस्तों? विद्याधन आलिया। अब मान लीजिए इसमें पकड़ना है कि हम विद्याधन आलिया में कौन सी संधि पहचानेंगे, तो आपको बता दें दोस्तों, इधर आपका अ और इधर अ। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों समान स्वर हैं। ये दोनों क्या है दोस्तों? समान स्वर हैं। तो इससे जहां पर समान स्वर होता है दीर्घ संधि में, वहां पर उसका बड़ा रूप हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि इसका जो संयुक्त रूप होता है ये होता है, और जब इसको हम मिलाते हैं तो इस रूप में आ जाता है। अब आपको बता दें, पहली बात तो संधि विच्छेद के अंतर्गत आपको पकड़ना आ गया, समान स्वर अगर है तो दीर्घ संधि है। अगर समान स्वर दिखता है दोनों पदों में तो दीर्घ संधि है। अब रही बात उसको संधि करने की, तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस संधि में जब भी समान स्वर मिलेंगे वह बड़े रूप में ही होगा, अर्थात दीर्घ संधि समान स्वर वाली संधि है और इसमें मिलने वाले स्वरों का सिर्फ दीर्घ रूप होता है और कुछ नहीं। जैसे कि इसमें मिलने वाले जो स्वर हैं आपके हैं अ, ई, उ और री, और ये कैसे होते हैं? ये चाहे छोटे रूप में आते हैं चाहे बड़े रूप में, चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ, लेकिन इससे अगर इससे इसी के जैसे स्वर का मेल होता है तो इन दोनों के स्थान पर इनका बड़ा रूप निकलता है, और वो बड़ा रूप ये होता है। क्या होता है दोस्तों? ये आ, ई, उ और री। आप पहली बार देखेंगे री का बड़ा रूप, दीर्घ रूप, क्योंकि अभी तक हिंदी में आपने जो पढ़ा था वह सिर्फ 11 री के रूप में पढ़ा था, दीर्घ रूप में नहीं पढ़ा था, हर्ष रूप के रूप में पढ़ा था। अब आप देखेंगे कि अगर समान स्वर चाहे हर्ष या दीर्घ, मैंने इसलिए लिखा दोस्तों कि चाहे वो बड़े से बड़ा मिलता है लेकिन अ हो तो उसका दीर्घ रूप आ ही होता है, छोटे या बड़े से मिलता है तो भी उसका बड़ा रूप ही होता है। उ से उ मिलता है चाहे जिस रूप में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, वो होता है बड़ा उ, और री से भी मिलता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो होता है बड़ा रूप। तो कहने का मतलब दीर्घ संधि पहचानने पर ये आपको समझ में आया कि अगर आ से आ मिलता है किसी भी स्थिति में वो आपका बड़ा होगा, ई से ई मिलता है वो बड़ी होगी। जैसा कि उदाहरण में भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी ई से बड़ी मिल रही है, लेकिन नतीजा जो निकल रहा है वो जो है निकल रहा है बड़ी ई का, यानी इसमें बड़ी ई हो रही है, और जब इसको मिलाते हैं तो इस रूप में होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ दोनों बड़ा मिला तब भी आ हुआ दीर्घ, यहाँ पर छोटी से बड़ी मिली तब भी दीर्घ हुई। यानी आपने देख लिया कि चाहे जैसा स्वर होगा अगर समान स्वर है तो उसका दीर्घ रूप होना है, और दीर्घ रूप होना ही दीर्घ संधि कहलाती है। इस तरह आप और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मधुधन उत्सव। इसमें भी आप देख रहे हैं दोनों छोटे स्वर मिल रहे हैं, फिर भी हो रहा आपका दीर्घ रूप, और ये हुआ और मिलकर होता है आपका मधुत्सव। री की बात अगर देखते हैं तो देखते हैं मातृधन ऋणम, और बनता है आपका री से अगर री मिलता है तो दीर्घ री होता है, और दीर्घ रूप का आपको हमने दिखाया दीर्घ री ये होता है, और इस तरह मात्रा जो इसकी होती है इस तरह होती है, और बनता है आपका मातृम। यानी ये सारे आपको जो भी मैंने उदाहरण दिखाए सब ये सभी दीर्घ हैं, और आप देख रहे होंगे कि मिलने वाले स्वर समान हैं, सभी में समान स्वर मिल रहे हैं। देखिए सभी में समान स्वर हैं, और जो मिलने पर रूप बन रहा है वो आप देख रहे होंगे, ये सारे बड़े रूप आपको मिल रहे होंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, सारे के सारे बड़े रूप होते हैं। एक उदाहरण में आता जो दोस्तों सब लोग गलत करते हैं वो होता है मधुत्सव का संधि विच्छेद। इसका जो दूसरा पार्ट संधि विच्छेद करने का आता है उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि सार्थक पद होने चाहिए।
अब आपको स्वतंत्रता है कि इसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन होगा तो दीर्घ ही उसका। तो आप जो है शब्दों के अनुसार, शब्दों की सार्थकता के अनुसार आप रखते हो। ये वधूसव जो उदाहरण है, इसको बहुत लोग गलत करते हैं, उसको लोग छोटा ऊ लिख देते हैं, जबकि उनको पता होता है या ना पता हो तब भी जान लीजिए वधु जो शब्द आता है वो दीर्घ में होता है, और दीर्घ जो होता है आपका, तो हम इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों वधु धर्म सभा। ये गलती बहुत होती है, इसलिए आप इस उदाहरण को ध्यान से देखें। जब भी वधुत्व का संधि विच्छेद होगा हमेशा वधु के रूप में दीर्घ रूप आएगा, वधु धर्म सभा, और संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। तो दोस्तों ये थे पहचानने के तरीके, और इसमें अगर आपको सामान्यीकरण करना हो तो सिर्फ दो बातें याद रखना दोस्तों, कि अगर समान स्वर मिले तो उसका दीर्घ रूप होता है, समान स्वर मिलते हुए कहीं भी दिखाई दे वह दीर्घ संधि का सूचक है। अगर आपको ऐसी मात्राएं दिखती हैं कहीं पर भी तो ये समझ लीजिए कि ये दीर्घ संधि का सूचक है। तो इस तरह से आप इन मात्राओं के जरिए इन मात्राओं को देखते ही दीर्घ संधि के रूप में पहचान कर सकते हैं, और समान स्वर से मेल को देखते हुए भी आप जो है दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा पहली संधि आपने देख लिया, उसके नियम को समझ लिया, आसानी से ट्रिक भी मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी संधि आपके सामने है गुण संधि। क्या दोस्तों? गुण संधि। गुण संधि जैसा कि इसका सूत्र सभी जानते हैं, आद गुणा होता है, और सूत्र पूछता भी है। तो ऐसा है कि आपको एक बात बता दें कि कुछ लोग आधे गुणा वाला सूत्र भी दिया जाता है तो उसको सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आधे गुणा जो सूत्र है वो संज्ञा विधायक सूत्र है इसका, और आध गुणा जो है इसका संधि विधायक सूत्र है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आएगा गुण संधि का सूत्र क्या होता है तो आप आध गुणा को सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें होता है कि जो आपने अब पढ़ा था आ ई उ री री, इसमें से आपका आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ अगर अलग कर देते हैं तो जितने स्वर बचते हैं वो जो है इस प्रत्याहार के रूप में आते हैं, और वो प्रत्याहार कौन सा होता है? इक, यानी ई उ री री। कहने का मतलब दोस्तों कि जो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण थे अ ई उ री री, उसमें से यदि आप अ और अ को बाहर कर देते हैं तो जो बचता है वह इसके लिए असमान होता है। हाँ जी दोस्तों, पहली संधि आपने पढ़ी थी समान स्वर की, अब इसमें जो मिलेगा आपको असमान स्वर का मिलेगा, लेकिन असमान स्वर के रूप में अ और अ पहले आएगा, इसके बाद में ई उ री री, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हर्ष स्वर में आए चाहे दीर्घ स्वर में आए, ये जो है आपके असमान हुए। आपको बता दें असमान समान क्या होता है। जैसे अगर अ के बाद आ जाए, चाहे वो बड़े रूप में हो चाहे छोटे, वो समान कहलाता है, लेकिन अगर अ के बाद ई आ जाता है तो यह उसके लिए असमान हो जाता है। आ के बाद वो आता है आसमान होता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। यह दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ हम छोटा बड़ा बार बार क्यों लिखते हैं, इसलिए कि ई उ री री जो भी आएगा वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा, लेकिन इसके परिवर्तन में क्या होता है, यानी अ या अ से अगर आसमान और ई उ री री मिलता है तो परिवर्तन में क्या होता है वो आपको हम दिखाते हैं। परिवर्तन में दोस्तों निकलेगा ई का ए निकलेगा, उ का ओ निकलेगा, री का अर होगा और री का अल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि यदि आ या आ को बाहर कर दें और ई उ री री स्वर बाद में आए तो हमारा क्रम से ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल बन जाता है। ये चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के लिए भी है। अब अगर आप देखिए इसका प्रतीकात्मक रूप अगर देखते हैं ऐसा, तो आप फट से संधि को समझ लेते हैं, अरे जी ये तो गुण संधि है। अगर इन प्रतीकों को देखें कहीं पर तो ये आपको सूचित करते हैं कि ऐसा प्रतीक वाला जो शब्द है वो गुण संधि का होगा। किसका होगा दोस्तों? गुण संधि का होगा।
तो अब हम इसके बारी बारी से आपको उदाहरण दिखाते हैं। मैंने आपको इसका सूत्र बताया, इसके बाद बताया इसमें मिलने वाले स्वर जो होते हैं आसमान होते हैं, आसमान संधि है, ये आसमान स्वरों वाली संधि है। और फिर आपको बताया मैंने कि इसका जो परिवर्तन में निकल के आता है वो ए है, ओ है, आर है और अल है। साथ साथ मैंने इसके आपके प्रतीकात्मक रूप दिखाए, ए का, ओ का, अर का, जिसको आप रेफरा के रूप में जानते हैं या प्राइमरी स्तर पे जब भी पढ़े होंगे द्वारा के रूप में पढ़ते रहे होंगे दोस्तों। लेकिन ये है रेफरा और ये है आपका अगला। तो ऐसे चिन्ह अगर आपको दिखते हैं तो गुण संधि के सूचक होते हैं। अब इस पर आपको हम उदाहरण बताते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपके सामने एक शब्द है गणेशर, आप कैसे पहचानेंगे कि यह गुण संधि है? तो मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसी मात्रा दिखती है तो आप पहचान लेते हो ये गुण संधि है। लेकिन कब यह सही होता है पूरा? जब आप इसको दो खंडों में इस रूप में अलग कर लेते हो, यानी कि आ और ई के रूप में अगर कर लेते हो तब ये हो जाएगा कि ये गुण संधि है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आपके सामने दो, ये एक शब्द गण मिलता है और एक पद क्या मिलता है आपका ईश्वर। और आप यहाँ देख रहे हो कि जो मिलने वाले जो स्वर हैं वो आपके असमान है कि नहीं दोस्तों? असमान है। और इसका जो रूप बनता है वो फिक्स है, यही बनता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आ से ई मिलता दिखे तो तुरंत आप समझिए कि ये गुण संधि का सूचक है, क्योंकि और किसी संधि में ऐसा नहीं होता है। इसको अगर मिलाते हैं तो इस रूप में होता है गणेश। क्या होता है दोस्तों? गणेश होता है। इसके और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि आपको दिखाते हैं महाधन उत्सवा में अगर पूछ लिया कि महाधन उत्सवा में कौन सी संधि है, महाधन उत्सवा में कौन सी संधि है? दोस्तों जब संधि विच्छेद करके देता है तो कैसे हम पहचानेंगे उसको? ये गुण संधि का है, देखते ही तुरंत पहचानेंगे। तो आपने ऊपर नियम देखा है आ और उ, यहाँ वही चीज दिख रही है आपको आ और उ, और तुरंत पहचानेगा अरे तो गुण संधि का सूचक है। और जब इसका मिलाते हैं तो साथ साथ यही पता चलता है कि उ मिलने पर ओ ही होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ मिल रहा है तो ओ हो रहा है, और ओ का अगर इस तरह रूप देखते हैं, देखिए दोस्तों वह रूप मिल गया ना, और यही संधि करने पर आपको मिलेगा और वो होगा इस रूप में महोत्सव। तो दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ संधि विच्छेद से संधि समझ सकते हैं और संधि से भी आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा स्वर दिखता है, वो जैसा स्वर दिखता है अगर किसी पद के बीच में, तो वह गुण संधि होती है। अब आपको हम दिखाते हैं अगला उदाहरण अर का, और वो होता है आपका महाधन ऋषि। अगर दोस्तों आपके सामने आ जाए महर्षि में कौन सी संधि है तो आप कैसे पहचानोगे? दोस्तों एक ही आप देख रहे हो ऊपर, यह चिन्ह आपको मैंने बताया था, और किस में होता है? मैंने बताया था गुण संधि में होता है। यही चीज जो री का यही रूप बनता है, और इस रूप से आप पहचान सकते हो यह गुण संधि है। संधि विच्छेद करना होगा तो आप दो पदों में इसको विभक्त करोगे। और मैंने बताया था दोस्तों कि संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों पद सार्थक हों, उनके अर्थ हों। तो इनको हम अगर तोड़ें इस पद को तो निकलता है महा, और उसके बाद दूसरा निकलता है ऋषि। तो अब आपको ये पता चल गया कि आ और री मिलता है, आसमान स्वर है, तो ये क्या है आपकी गुण संधि है। और इसको जब अगर तरीके से करें तो ये मिलकर ये होता है, और अगर इसको हम देखते हैं तो इस रूप में आता है और पुनः इसी रूप को प्राप्त हो जाता है। और कैसे होता है देखो दोस्तों, महर्षि। क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा कि जब ये परिवर्तन में हो गया ये, तो जो अक्षर बचे आपके पद बचे, म बचा और सी बचा, इसी में जो परिवर्तन मिला आपका ये मिला, और यही जो होता है आपका यही सूचक है, यही सब सूचक है, यही चिन्ह सूचक है गुण संधि होने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप अच्छी तरह सीख रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर अपना कमेंट भेजिएगा, उन कमेंट्स के उत्तर भी आपको दिए जाएंगे।
और अब आपको उदाहरण में अगले पहले चलते हैं, जो अगला उदाहरण है लिरी का, और दिखाते हैं आपको तावधन लिरी कार है। यहाँ दोस्तों तावधन लिरी कार है। आप यहाँ देखते हो आ है और आ के बाद लिरी है। तो आप सभी ने देखा है कि अगर अ से लिरी का मेल होता है तो आपने पीछे देखा है कि वहां पर अल था, इसको मिलाने पर अल बनेगा और इस रूप में होगा, और जब हम इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा इस रूप में। तो आपको अगर संधि दे के पूछता है तो भी इस ल से आप समझ लोगे, और अगर संधि विच्छेद दे के पूछता है तो अ या अ पहले होने के बावजूद बाद में लिरी होने पर भी आप समझ सकते हो कि यह गुण संधि का सूचक है, क्योंकि ऐसा सिर्फ गुण संधि में होता है। यह दोस्तों इसकी पहचान आपको हमने बताया, पहले असमान स्वर, आया के बाद असमान स्वर, और उनका ई का क्रमशः ए होना, उ का ओ होना, री का अर होना और ली का अल होना हमने आपको दिखाया। इसके चिन्ह दिखाए ए, ओ, अर और अल। तो इनसे आप पहचान कर सकते हो ये गुण संधि है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलेंगे देखेंगे तीसरे नंबर की जो संधि है यह संधि। इसको बहुत कठिन लोग मानते हैं, और यहाँ तक कि जब कोचिंग में पढ़ाता है या और कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो यह आपको बहुत कठिन लगती है, लेकिन देखिए हम आपके लिए कितना आसान बनाने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए यह संधि, इसका सूत्र है इको एड़ची। क्या दोस्तों? इको एड़ची। अगर बालिका प्रियंका देख रही हो तो ये भी देख ले कि इको एड़ची सूत्र होता है यह संधि का। जैसा कि बालक बालिकाएं भी देख रहे होंगे, सभी जानते हैं, कमेंट भी उनके आते रहे हैं, देखते भी हम रहते हैं। तो कहते हैं कि सर थोड़ा सा, तो ये देखिए कि हमने आपके लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है, और इसका सूत्र है इको एड़ची। जी दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और आता है, आप उसको जान लीजिए। वो आता है कि इको एड़ची में कितने पद हैं। सूत्र में पद पूछ सकता है कि इको एड़ची सूत्र में कितने पद हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए, हम आपके सामने इसको अलग कर रहे हैं। इक, यण और अच, ये तीन पद हमने आपके सामने रखिए। पहला इक, दूसरा यण और तीसरा अच। तो इको एड़ची सूत्र में कितने पद है दोस्तों? तीन पद, इक, यण और अच। अब देखते हैं हम इक क्या है। इक मतलब दोस्तों इक एक प्रत्याहार है, जैसा कि मैंने प्रत्याहार में बताया था। इसमें आते ई, उरी, लिरी। और यण क्या है दोस्तों? यण इसका बदला हुआ रूप होता है, जो अभी बदलेगा। ई का य बनता है, उ का व बनता है, री का र बनता है और लिरी का ल। लेकिन कब दोस्तों? जब ये स्वर आ जाए आपके अ, ये सारे स्वर जब आ जाते हैं तो इनमें जो है, अगर आपको ये अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों यहाँ पर ए, ओ या ऐ, ओ इस तरह भी रखा जाता है प्रत्याहार के हिसाब से, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आपको ये देखना है कितने स्वर हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि इक से असमान स्वर, यदि इक से असमान स्वर, ये वाला आपका अच अगर प्लस होता है, समान नहीं दोस्तों, इक से असमान। अब इसमें सारे स्वर आ गए आपके, तो अगर इसको छोड़ दे तो जितने भी स्वर हैं इसके लिए वो असमान ही होते हैं, बस वही स्वर नहीं आए जो है वहां पर। तो इसमें हमें यह भी असमान स्वर वाली संधि है। इसमें हमको पढ़ना है कि यदि इक में आता है आपका ई, उरी, ली, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ, मतलब चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, तो उसमें आता है आपका, यदि इक से असमान स्वर अच मिलता है। मैंने बताया असमान स्वर के बारे में कि वह स्वर ना है, उसके अलावा जितने भी स्वर आते हैं सब इसके लिए असमान होते हैं, और यह असमान स्वर वाली संधि है। तो ऐसी स्थिति में असमान स्वर आने पर ई का बनता है दोस्तों यह। क्या बनता है दोस्तों? ई का यह बनता है। कब? जब ये प्लस होता है तब। जब ई से असमान स्वर प्लस होता है तो बनता है यह। अगर उ से ये प्लस होता है तो बनता है
वह क्या बनता है दोस्तों, वह। इसको मिटा देते हैं, ऊ से बनता है वह। और री से जब प्लस होता है दोस्तों तो री से बनता है र, और री से बनता है ल। यानी कहने का मतलब इस संधि में आपको यही चारों, ये दोस्तों आपने देखा ई का य बना, ऊ का व बना, री का र बना, री का ला बना। अब अगर ऐसा व्यंजन दिखता है किसी संधि में तो वह यड़ संधि होगी। अब इसको पहचानने के लिए दोस्तों हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताते हैं जिसको देखते आप पहचान जाओगे कि यह यड़ संधि है। देखिए दोस्तों फार्मूला इधर हम आपको दिखाते हैं, कैमरा जरा इधर करिए, ये दिखाते हैं। पहला ई उ री ली से यदि असमान स्वर, सभी को पता है असमान स्वर अगर जुड़ता है तो हमारा जो होता है वह होता है यड़ संधि। अब आगे हम बताएंगे कि इसमें क्या फार्मूला जो बनता है यह नहीं बनता है, फार्मूला इसके नीचे बताएंगे। यह तो इसको जोड़ने वाला होता है, तो जो इसको जोड़ने पर जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं आपके, ये देखिए आपको परिवर्तन वो होते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, आधा व्यंजन, य व र ल में से कोई एक, य व र ल में से कोई एक, और असमान स्वर की मात्रा, दिया दोस्तों। अगर ऐसा कोई संयोग बनता है, आधा व्यंजन या व र ल और असमान स्वर की मात्रा यानी कि जो भी असमान स्वर रहेगा, अगर ऐसा संयोग बनता है तो यड़ संधि का वो सूचक है। जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं और आप इससे पहचान लेंगे कि यह यड़ संधि है। या दोस्तों आपके सामने मैंने शब्द दिया इत्यादि, और आप देखिए वही सारे फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। आधा व्यंजन, यह व र ल में से कोई एक, और असमान स्वर की मात्रा, ये आपको इस रूप में दिखी और आपने यहाँ पर देखा कि ये तो यड़ संधि है, क्योंकि फार्मूला जो बताया गया आधा व्यंजन या अलावा में से कोई एक और असमान स्वर की जो मात्रा, अगर ऐसा संयोग दिखता है, ऐसा भी संयोग अगर दिखता है तो समझ लीजिए ये यड़ संधि का सूचक है। आपको और डिटेल बताते हैं इसको। देखिए अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आधे अक्षर को हम करेंगे पूरा, यानी हम लिखेंगे इत, और यह के नाते आप जानते हैं यह ई से बनता है तो ई करेंगे, और फिर जो असमान स्वर होता है उसी को यहाँ पर जो मात्रा होती है असमान स्वर की वही स्वर के रूप में यहाँ लिख देते हैं, और आपका संधि विच्छेद बड़ी आसानी से हो जाता है। इति धन आदि। अगर इसको हमें जोड़ना हो तो इतनी आसानी से जोड़ भी सकते हैं। हम करते हैं पहली बात, जिसमें ई रहता है, इक रहता है, उसको हम करते हैं आधा, ई का बनाते हैं यह, और जो असमान स्वर होता है उसी की मात्रा हम इस पर लगा देते हैं, तो यह संयोग आपके सामने दिख जाता है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, और फिर आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब परिवर्तन में ये परिवर्तित हुआ तो बचा आपका ई और इधर बचा आपका दी, और अगर इस बीच में जो परिवर्तन में यही संधि है, संधि जो मैंने बताया था परिवर्तन होता है यही संधि है, अगर यही रूप यहाँ रख देते हैं तो आपका शब्द बन जाता है इत्यादि। तो दोस्तों आपने इसको समझा कि किस तरीके से हम आसानी से पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। जैसे उदाहरण है, आपको पहचानना है, आपके सामने उदाहरण है बद्धागमन।
क्या दोस्तों? बद्ध्वा गमनम। यहाँ पर आप सर्वप्रथम कैसे पहचानेंगे? जो फॉर्मूला मैंने बताया, आधा अक्षर या अलावा में से कोई एक और असमान स्वर की मात्रा, चाहे जो भी मात्रा हो, तो आप यहाँ पर इस चीज से पहचान लेते हैं कि यह यण संधि का सूचक है। और जब इसको हमें संधि विच्छेद करना होता है तो हम जाते हैं, सबसे पहले हम इस आधे को करते हैं पूरा, और फिर वह जानते हैं दोस्तों उससे बनता है। अब हमें यहाँ मात्रा समझ के रखनी है, हमें पता है वह उससे बनता है। अब यहाँ स्वर के रूप में हम छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी, लेकिन जो सार्थक शब्द है आपका जानते हैं, पहले संधि में कहा था वधु, उसके रूप में यहाँ वधु लिखते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं, यही जो मात्रा लगी होती है इसी को असमान स्वर के रूप में आसानी से लिख देते हैं, तो हमारा आसानी से संधि विच्छेद स्पष्ट हो जाता है, आसानी से संधि विच्छेद हो जाता है। और इससे भी हम पकड़ लेते हैं कि अगर ई उ री के बाद असमान स्वर है तो वह यण संधि होती है। अगला उदाहरण आपको दिखाते हैं, वो है आपका है र वाला। र वाला दोस्तों आपको दिखाते हैं, जिसमें आपका आता है री। उदाहरण है मातृ धन आकृति। क्या दोस्तों? मातृ धन आकृति। यहाँ पर आप देख रहे हैं री और यहाँ है अब, यानी री से अगर आपका असमान स्वर मिल रहा है तो जैसा मैंने बताया री का बनता है र, असमान स्वर की मात्रा लगाते हैं, और जिसमें ई उ री होता है इसी व्यंजन को जो यहाँ जिसमें री रहता है उसी को हम करते हैं आधा, तो इस रूप में मिल जाता है। जब इसके स्थान पर यह रूप मिल जाता है तो बचे हुए में यह संधि वाला रूप, यह संधि रूप हम जोड़ देते हैं। जहाँ बचा है आपका मां, इधर कृति, तो हम इसी में इसको जोड़ दिए तो बन गया आपका मात्रा कृति। क्या बन गया दोस्तों? मात्रा कृति। यह लेकिन एक चीज में और दोस्तों बता दें आपको कि प्रश्न बन सकता है, इसका जो एक मिश्रित रूप आता है और वो आता है त्र के रूप में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि त्र में आधा त है और आपका र है। क्या है? आधा त है और र है, इसी का मिश्रित रूप है त्र। तो जब इस तरह आता है तो उसमें आप यण संधि चुनते हो, विकल्प में यण संधि दोगे, लेकिन जब इस रूप में आ जाएगा तो वहां पर संधियां बदलती हुई नजर आएंगी। अगर मात्राकृति इस तरह का दे दिया तो आप जो पहचान करेंगे वो इससे करेंगे, सर्वप्रथम पहचान होगी इससे, और वो आपका आएगा, यह जो पहचान है वो दीर्घ संधि की होती है। इसके लिए दोस्तों दीर्घ संधि की। तो अगर विकल्प में मात्राकृति दिया है और विकल्प में आपका होता है कि दीर्घ संधि, यह दोस्तों हम कह रहे थे कि अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने है और विकल्प में दीर्घ संधि है, यण संधि है, तो आप ऐसे उदाहरण में आप सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि चुनेंगे। हाँ, यदि ऐसा कोई विकल्प है जिसमें दीर्घ संधि को और यण संधि को अगर दोनों को शामिल करता विकल्प आ जाए, अगर दीर्घ संधि को और यण संधि को यानी कह दे कि एक एवं दो दोनों, अगर ऐसा दोनों को शामिल करता हुआ विकल्प आ जाए तो आप उसको चुनेंगे, तब ये सही करेंगे। लेकिन अगर मात्राकृति देखकर विकल्प अलग अलग दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ ये सही करेंगे। इस बात को आप समझ गए अच्छी तरह। लेकिन अगर इस तरह का उदाहरण आए तो सिर्फ और सिर्फ आप यण संधि चुनेंगे। ये मैं आपको आपका भ्रम जो है दूर करने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा आएगा तो दीर्घ संधि होगी, और अगर विकल्प में दीर्घ हो, यण हो, एक दो दोनों का विकल्प हो तब तो इसको चुनेंगे, और अगर इस तरह का आता है तो आप यण संधि चुनेंगे और कुछ नहीं चुनेंगे। अब अगला हम उदाहरण आपको बताते हैं जो है आपका, अब अगले उदाहरण पर चलते हैं जो है आपका ला वाला उदाहरण, और उसको देखते हैं। ला वाला उदाहरणों में आपके ये उदाहरण जो आते हैं लृ धन आकृति। अब अगर इसके साथ इसको पहचानने के लिए बता दिया जाए कि इसमें कौन संधि है तो आप संधि विच्छेद से पहचान सकते हैं। आप जानते हैं कि लृ पहले आता है सिर्फ और सिर्फ यण संधि में,
उसके बाद असमान स्वर अगर आता है तो ये यण संधि स्पष्ट रूप से होगी और लिरी का बनता है ल। और इस पर आप जानते हैं इसका फार्मूला है कि आ की जो असमान स्वर है उसकी मात्रा जुड़ जाती है और इसको अगर मिला देते हैं तो बन जाता है रूप लाकृति। इस तरह से बहुत सारे रूप बना सकते हैं। जैसे आप लकारा में अगर पहचानना हो तो लकारा को भी आप यण संधि के रूप में बना सकते हैं। अगर इसका विच्छेद करना होगा तो आप जानते हैं ल के लिए लिरी आता है। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, अगर असमान स्वर के रूप में कोई ना आए, कोई मात्रा ना दिखे इस पर, तो आप हमेशा ही आ यूज करना, सिर्फ आ प्रयोग करना। और कौन सा, वो भी ह्रस्व पर। ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीर्घन अकारा और मिलके बन गया आपका लकारा। तो इस संधि में आपने क्या सीखा? इस संधि में आपने ये सीखा कि यदि असमान स्वर से यदि इक मतलब होता है आपका, ये मैंने अभी गलत बोल दिया था, इक से असमान स्वर अगर मिलता है तो इक का आपको य व र ल मिल जाता है। यानी अगर ई उरी ली इक जो आता है उससे असमान स्वर मिले तो ये अगर य व र ल मिलता है कहीं पर तो वह समझे सबसे पहले आपकी शंका होनी चाहिए कि यह संधि में जाएगा। और यदि इसके साथ आधा अक्षर हो, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, आधा अक्षर य वाला प्लस असमान स्वर की मात्रा, अगर ऐसा दिखता है, अगर ये चीज आपको दिखता है, ये कहीं पर संयोग बनता दिखता है, आधा अक्षर भी हो या वाला में से कोई एक हो या और प्लस असमान स्वर की मात्रा हो, अगर इन तीनों का सहयोग कहीं दिखता है तो दोस्तों जान लीजिए वह स्पष्ट रूप से यह संधि होती है। बस सिर्फ और सिर्फ क्लियर करने के लिए आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आसान तरीके से। और भी इससे जब ये संधि प्रकरण समाप्त हो जाएगा, स्वर संधि का बता देंगे आपको पूरा, उसके बाद आपको सारे सब संधियों के पहचान करने वाले जो शब्द रहेंगे, जो या तरीके रहेंगे, वो हम आपको लास्ट में लिखवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तरीका समझ में आया हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।